नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडूएस में। हम मैपिंग देख रहे हैं। मैपिंग में इससे पहले जो था माउंटेन हुआ था, आज बात करेंगे तो पठार का प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होते हैं? एक शब्द आता है पठार। पठार बनते कैसे हैं? पठार तो अलग अलग क्रियाओं से बनते हैं। पठार पठार का जन्म ज्वालामुखी उद्गारों से होता है। जो लावा होते हैं वो जमने से भी बनते हैं। पुनः विभिन्न प्रकार के आवर्धन की क्रिया से होता है, जैसे वायु हो, हवा हो या ग्लेशियर। इनके कारण पठारों का निर्माण होता है। पठार होते कैसे हैं? एक छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर देखिए। पठार जो होता है, एक सी लेवल है, समुद्र तल है। समुद्र तल से उठा हुआ भाग है, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है सपाट रहता है। ये वाला ऊपर क्षेत्र क्या रहेगा? तो बोलेंगे सपाट। एक फ्लैट है ये पठार। पठार में बहुत सारी पहाड़ियाँ मिलती है, वनस्पतियाँ मिलेगी, और प्राचीन पठार में बहुत सारे खनिज मिनरल मिलते हैं। पठार जो रहते हैं अलग अलग टाइप के रहते हैं। दो पर्वतों के बीच का पठार हो सकता है, या समुद्र के पास ही पठार हो सकते हैं। तो हम बस ओनली मैपिंग में पठार देखेंगे। बाकी आपको पठार डिटेल से पढ़ना होगा तो ज्योग्राफी में आप जाएंगे, प्ले लिस्ट में देखेंगे, पठार मिलेगा आपको। सबसे पहला पठार, विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। ये वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे करिए, तिब्बत का पठार। बात कर रहे हैं मैप में सबसे फर्स्ट नंबर पे विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा पठार भी है। कहाँ पे है तिब्बत? बोलेंगे हिमालय है, और इस साइड में कुनलुन शान पर्वत, अर्थात चीन, और नीचे में भारत। इस साइड में जाएंगे आप, हमारा जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, प्लस कुछ पोर्शन जो है आपका चीन में है, तो लद्दाख। नीचे हिमाचल प्रदेश मिलेगा, लाहौल स्पीति की घाटी, ये वाला पोर्शन है। तो लद्दाख हो, लाहौल स्पीति घाटी हो, फिर भूटान मिलेगा आपको एक कंट्री, और बीच में नेपाल। तो कुल मिला के आप ये बोलेंगे कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत और कुनलुन शाह पर्वत के बीच में एक वृत्ताकार रूप में जो पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और सबसे बड़ा पठार है। दो चीज बोलना है। समुद्र तल से सबसे हाइट पे है ये, समुद्र तल से 5000 मीटर की हाइट पे एवरेज। तो 5000 मीटर की ऊंचाई पे पठार है, इसका सबसे ऊंचा पठार है और सबसे बड़ा पठार है। बड़ा पठार क्यों बोलेंगे? 25 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का है। तो 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है। यहीं पे मानसून की उत्पत्ति होती है। बहुत सारी ग्लेशियर मिलेंगे, यहाँ पे झील मिलेंगे, बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम है। ये जो पठार है तिब्बत का पठार, मानसून का भी जन्म देता है, अर्थात जो पूरी मानसून की धारा है इसी से स्टार्ट होती है, तिब्बत के पठार से। तो मानसून का कहीं ना कहीं फैक्टर करता है ये। नदियों में बोलेंगे हवांगो नदी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, मेकांग, यांगत्से, ये सारी नदियां हैं। हवांगो नदी और यांगत्से नदी ये चीन में बहती है। निकलती कहाँ से है? तो बोलेंगे तिब्बत के पठार से विश्व की बड़ी बड़ी नदियां निकलती है। इसमें हवांगो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज, मेकांग, यांगत्से नदी निकलती है। तो कुछ तो भारत के अंदर जा रही है, सिंधु नदी भी है, और कुछ चीन की ओर जा रही है, तो कुछ आसियान कंट्री की ओर प्रशांत महासागर में गिर रही है। तो चारों दिशाओं से गिर रहा है। क्यों बोलेंगे? बहुत सारा ग्लेशियर है, 5000 मीटर की ऊंचाई पे है धरातल से, तो ऑलमोस्ट ग्लेशियर ही मिलेंगे। इसलिए बोला जाता है इसका जो क्षमता है पानी का विश्व में, अगर आर्कटिक क्षेत्र हो, जो अंटार्कटिका हो, आर्कटिक, दोनों को हटा दिया जाए तो एक अकेले में बर्फ इतना कंटेन करता है कि विश्व का तीसरा ध्रुव कहलाता है। तिब्बत के पठार को थर्ड पोल बोलते हैं, तीसरा ध्रुव। थर्ड पोल।
प्लस तिब्बत के पठार को विश्व का छत बोलते हैं। रूफ ऑफ वर्ल्ड। तो ये एक बार फिर से इसको नोट कर लीजिएगा, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे बड़ा पठार है, समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पे है। इसके एक साइड में कुनलुन शाह पर्वत है, दूसरे साइड में दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत है, एक अन्य इस साइड जाएंगे उत्तर में तो टकला माकन मरुस्थल है, एक मरुस्थल है चीन में, टकला माकन मरुस्थल। अर्थात इस साइड में मिलेगा टकला माकन मरुस्थल, उसके बाद ही आपको ये कुनलुन शाह पर्वत मिलेगा। तो टकला माकन मरुस्थल भी है। बहुत सारी नदियां निकल रही है, तो इन नदियों का नाम बताना है। हवांगो नदी, एंगतस्सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी, मेकांग नदी। अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई प्रशांत महासागर में गिर रहा है, कोई बंगाल की खाड़ी में, कोई अरब सागर में गिर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह गिर रहे हैं, तो चारों दिशाओं में जा रहे हैं। बहुत सारे ग्लेशियर है, झीलें हैं। तीसरा ध्रुव कहलाता है, इतने बर्फ है कि थर्ड पोल बोला जाता है। इतने हाइट पे है कि विश्व का छत कहलाता है। तो भारत का लद्दाख भी क्या है आपका, तिब्बत के पठार का हिस्सा है। लाहौल स्पीति की घाटी भी, लाहौल स्पीति घाटी भारत में है। बर्फ से जमा रहता है, एक्चुअली में कोल्ड डेजर्ट है, तो ठंडा मरुस्थल है। ये भी तिब्बत के पठार का हिस्सा है। इस तरीके से पहला पठार आपके सामने क्लियर हो गया। अब आपको राइट हैंड साइड बढ़ना है कुछ पठार को लेके। जब आप बढ़ेंगे भारत से, ये यहाँ पे म्यांमार दिखेगा आपको। म्यांमार, म्यांमार में एक साइड आराकान योमा पर्वत, तो एक साइड आराकान योमा पर्वत जो एक्चुअली में फैला कैसे है, तो बोलेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, बंगाल की खाड़ी तक गया है। दूसरा पेंगु योमा पर्वत, ये भी ऐसे है। इन दोनों के बीच मिलेगा आपको शान का पठार, शान का पठार। हम ओनली आज पठार देख रहे हैं मैपिंग में, एशिया का पठार देख रहे हैं। कहाँ मिलेगा आपको, ये वाला है शान का पठार। कहाँ पे बोलेंगे शान का पठार है, तो म्यांमार में है, दो पर्वतों के बीच है, तो अंतर पर्वत पठार है। अराकान योमा पर्वत, पेंगु योमा पर्वत, इन के बीच में शान का पठार है, म्यांमार में है। इसमें क्या क्या मिलते हैं, तो अपने ये धातुओं के लिए फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, जैसे चांदी के लिए, फिर बोलेंगे सीसा, जिंक, टंगस्टन और टीन। बहुत सारे जो मेटालिक धातु हैं, जैसे चांदी है, टीन है, टंगस्टन, लेड और जिंक, ये मिलते हैं शान के पठार में। इसका उत्खनन होता है, बहुत सारे माइंस मिलेंगे आपको यहाँ पे म्यांमार में। और यहाँ पे आपको उग्रवादी संगठन मिलेंगे। ये शान का पठार का कुछ भाग जो है आपका चीन में भी जाता है, तो इसको आपको याद करना है, शान का पठार। अब देखिए इसमें कुछ नदियां बह रही है ऐसे करके, तो नदियां कौन कौन सी नदियां हैं, इरावती नदी, सालवीन नदी, छिंदविन नदी। नदियां तो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा एशिया की, फिलहाल आपको याद करना है शान का पठार से नदियां बहती है। तो नदियां बहेगी, अवर्दन करेगी, कटाव करेगी, धीरे धीरे पठार वैसे भी कटते जा रहे हैं। प्लस उत्खनन हो रहा है, बहुत सारे माइंस है, इसके कारण ये पठार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इरावती नदी है, सालवी नदी, छिंदविन नदी बहती है। तो शान का पठार, जब शान के पठार के आप इस साइड फिर आएंगे, ये सेकेंड नंबर पे था, यहाँ पे आपको मिलेगा एक थर्ड नंबर पे पठार, उसका नाम है श्याम का पठार।
श्याम बोलिए या श्याम का पठार एक ही नाम है। जो श्याम नाम है वो थाईलैंड का नाम था प्राचीन काल में। श्याम का मतलब था थाईलैंड। तो श्याम का पठार, जहां पे शान का पठार समाप्त हो रहा है उसके बाद श्याम का पठार स्टार्ट हो रहा है और मेकांग नदी तक जाएगा। तो इसके इस साइड में मेकांग नदी, मेकांग नदी, और ऐसे बोलेंगे शान का पठार। तो शान का पठार जहां समाप्त हो रहा है और मेकांग नदी तक एक पठार है, उस पठार का नाम क्या है? श्याम का पठार। कहाँ पे बोलेंगे? थाईलैंड में है। तो थाईलैंड का प्राचीन नाम है श्याम, उसी के नाम से एक पठार है। तो वो एक साइड से मेकांग नदी जो इसका कटाव कर रही है, तो दूसरे साइड से शान पठार की जो साल्विन नदी है वो कटाव कर रही है। इस तरीके से 3 पठार आपके सामने क्लियर हुए। कुछ विशेष नहीं है, बस आपको याद करना है श्याम का पठार भी है, क्योंकि सीक्वेंस दे सकता है। अब एक चाइना है, ये चीन का कुछ इस तरीके से मैप आपको दिखाई देगा। ये हिमालय पर्वत है, और ये जो शान का पठार है और श्याम का पठार, एक्चुअली में यूनान पठार बोला जाता है, उसी का विस्तारित रूप है। चीन में मिलेगा यूनान। कहाँ पे? दक्षिण चीन, दक्षिण पश्चिम चीन। तो कौन सा पोर्शन में है? ये वाला पोर्शन है। जो तिब्बत का पठार है, शान का पठार, श्याम का पठार, इसी के पास आप देखेंगे एक मिलेगा यूनान का पठार। याद करना है, यूनान वाई से स्टार्ट होता है। यूनान का पठार कहाँ पे है? तो दक्षिण चीन में है। और थोड़ा सा मिटा के यहाँ कर लीजिए। इसमें कोयला मिलता है, चीन का मैक्सिमम कोयला यहाँ पे डिपॉजिट है, कोयला। और एक साइड में इसके क्या है? ऊंचे ऊंचे पर्वत है। तियान शान पर्वत, कुनलुन शान पर्वत का विस्तारित रूप है। और आगे बढ़ के यह शान का पठार और श्याम के पठार का रूप धारण कर लेता है। तो दक्षिण चीन में कोयला है। बोलेंगे यूनान का पठार कहाँ पे है? तो चाइना में है। 4th नंबर पे था, ये 4th हो गया। एक बार फिर से मार्किंग देख लीजिए। 2nd नंबर पे शान का पठार है। भारत से आगे बढ़ेंगे आप, किस साइड बढ़ रहे हैं? पूर्व की ओर। और तिब्बत से ही बढ़ रहे हैं। 1st नंबर पे यहाँ पे था तिब्बत का पठार। आगे बढ़े शान का पठार, 3rd नंबर पे श्याम का पठार, 4th नंबर बढ़े आप यूनान का पठार। तो चाइना के दक्षिण पश्चिम में, या सीधा बोलिए कि दक्षिण में तो यूनान का पठार है, लेकिन एक चाइना में यहाँ पे पठार है, उस पठार का नाम है लोएस का पठार। चाइना के सेंटर में है, केंद्र चीन में है। कहाँ पे मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा 4थे नंबर पे। या तो यहाँ से समझ लीजिए कि चाइना का ये मैप है, केंद्र चाइना में, सेंट्रल चाइना में मिलेगा, या बोलेंगे यहाँ पे मिलेगा शान का पठार। सॉरी, यहाँ पे लोएस का पठार है, शान में मिस्टेक हो गया। लोएस, ये लोएस होता क्या है? लोएस एक मृदा का नाम है। मिट्टी किस तरीके की मिट्टी होती है? तो सेडिमेंट्री मिट्टी, अवसादी मिट्टी है, अर्थात इसका रंग जो रहता है पीले रंग का रहता है, पीला लाल कलर का रहता है। लोएस मृदा का नाम है, उसी के नाम पे रखा गया है आपका लोएस का पठार। चीन में मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा मृदा से बना हुआ पठार है लोएस का पठार।
सेडिमेंट्री बालू से बने हुए हैं। बालू कहाँ से आते हैं? तो मंगोलिया से आते हैं। प्लस और भी मृदा आती है जो आसपास तियान शान, नानशान, कुनलुन शान जैसे पर्वत है चीन में, चारों साइड से घिरा हुआ पर्वत है। इसका कटाव होता है, हवाएं काटती है। जब हवा काटती है किसी भी क्षेत्र को या फिर बारीक कण को उड़ा के ला रही है अपने साइड, जैसे मरुस्थल के कण को लेके आती है हवाएं, क्या बोलेंगे कि हवा जो है अपने साथ बालू का कण या मृदा लाती है। अब कहीं ना कहीं डिपॉजिट करती है, जहां भी एकत्रित करेगी तो अवसादों का जन्म होता है। वहां पे अवसाद एकत्रित किए बाद में वो संगठित होकर पठार का रूप धारण करते हैं। तो ऐसे पठार को बोला जाता है लोएस। लोएस क्या है? मृदा है। कहाँ पे है ये लोएस का पठार? तो सेंट्रल चीन में है। बनता कैसे? तो हवा के द्वारा बनता है, हवा बहा के ला रही है। जो आपका नियोजीन एक पेड़ था, समझिए कि आज से लगभग 22 लाख वर्ष पहले की बात है। तो हवा में कौन सी हवा? तो चाइना हो या आसियान कंट्री हो, बात है यहाँ पे एक बहुत ही मजबूत हवा चलती है, उसका नाम है मानसूनी हवा। मानसून के भी अलग अलग है, पूर्वी मानसूनी हवाएं, तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। तो ये मानसूनी हवाएं काट रही है अपने चारों साइड के पठारों को, या फिर इसके उत्तर में मंगोलिया का डेजर्ट है, डेजर्ट ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया का मरुस्थल है एक, जिसको बोला जाता है गोबी मरुस्थल। क्या बोला जाता है? मंगोलिया मरुस्थल, या शॉर्टकट में बोलेंगे गोबी का मरुस्थल। तो मरुस्थल है, इसी मरुस्थल से कणों को बहा के ला रही है हवा, और ऐसे करके हवा का धीरे धीरे डिपोजिशन हुआ, एक बड़ा सा क्षेत्रफल में पठार का निर्माण हुआ। उसी पठार का नाम है लोएस का पठार। तो विश्व का सबसे बड़ा है लोएस का पठार। फिर से इस पठार का कटाव हो रहा है हवा के द्वारा। जब हवा फिर से काटेगी तो उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं इन कणों को, जो भी मरुस्थल के कण हैं, ये पर्वतों के बारीक कण हैं, उसको एक नदी में जमा करती है, पीली नदी में। चीन में बहती है येलो रिवर। तो चीन में पीली नदी बह रही है, उसका पीला रंग किस कारण से है? पीला रंग इसी लोएस के कारण है। लोएस मृदा के कारण क्या रहता है? इसका रंग पूरा पीला हो जाता है। जो नदियां हैं, नदियों में लगातार हवा के द्वारा जो कण लाए जा रहे हैं, एकत्रित किए जाते हैं, और पूरा नदी आपको पीला दिखाई देगा। तो पीली नदी, जिसको हवांगो भी नदी बोला जाता है, चीन की शोक है, शॉर्टकट में हवांगो। तो चीन में भयंकर बाढ़ लाती है, बड़े बड़े बांधों का निर्माण चाइना में हुआ है। तो पीला रंग किस कारण से? बोलेंगे लोएस के कारण। कहाँ से आ रहे हैं? तो लोएस के पठार से आ रहे हैं, इसलिए इसका रंग पूरा पीला दिखाई देता है। तो कुल मिला के आपका 4 पठार ऐसे हो गए। 3 है, 4 नंबर पे था, और एक पठार था यूनान का पठार। 5 हो चुके हैं। यूनान का पठार चीन में है। चीन में 2 पठार है, दक्षिण में यूनान और उत्तर में जाएंगे तो लोएस का पठार। अब हमको देखना है अनातोलिया का पठार। देखिए यहां पे मिलेगा आपको तुर्की। यही दिखाई देता है आपको अरब प्रायद्वीप। तो ये है तुर्की, यह है अनातोलिया।
तुर्की का प्राचीन नाम था अनातोलिया। ध्यान से एक बार देखिए, अनातोलिया तुर्की का प्राचीन नाम था और तुर्की में दो पर्वत है, एक है टारस पर्वत है, दूसरा पोंटिक पर्वत है। तो टारस पर्वत और पोंटिक पर्वत, दो पर्वतों के बीच में अनातोलिया का पठार है। ये इसके इस साइड में जाएंगे आप, ईस्ट साइड में पूर्व की ओर देखेंगे भूमध्य सागर दिखेगा, और एक साइड देखेंगे उत्तर में काला सागर, और एक पोर्शन और आपको दिखेगा यहाँ पे जो है नॉर्थ में एजियन सागर। तो अनातोलिया का पठार जो कि एक शुष्क पठार है, कहाँ पे मिलता है तो बोलेंगे तुर्की में मिलता है। तुर्की की राजधानी अंकारा अनातोलिया के पठार पे ही है। भूमध्य सागर एक सीमा पे है, उत्तर में काला सागर है और एक एजियन सागर भी है। आगे बास्पोरास जल संधि और डार्डेनिल जल संधि के द्वारा तुर्की अर्थात अनातोलिया जुड़ जाता है यूरोप के साथ। जल संधि में बाद में फिर बताऊंगा, वर्ल्ड में अलग अलग जल संधि है। फिलहाल नाम याद कर लीजिए ओनली, बास्पोरास, बास्पोरास जल संधि और डार्डेनिस, डार्डेनिस जल संधि। कहाँ पे ये दोनों तो बोलेंगे भूमध्य सागर के पास है, तुर्की से टच करता है और अनातोलिया का पठार है। कहाँ पे पढ़ रहे हैं आप तो पढ़ रहे हैं अरब प्रायद्वीप के उत्तर में। अब अरब प्रायद्वीप के अगर इस साइड आएंगे ईरान में, तो ईरान में आपको मिलेगा ईरान का पठार, ईरान का पठार। ईरान का ऑलमोस्ट मैप देखेंगे आपको ऐसे दिखाई देगा, ये इसको नोट कर लीजिएगा। बास्पोरास जल संधि और डार्डेनिल जल संधि कहाँ पे है, तुर्की के पास है। तुर्की को यूरोप से अलग करते हैं। ईरान देखेंगे आपको ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे पर्वत और एक पर्वत ऐसे दिखाई देगा। तो एल्ब्रुस पर्वत है और जाग्रोस पर्वत, दो पर्वत, जाग्रोस पर्वत ईरान में और ये एल्ब्रुस पर्वत ईरान में। अर्थात तुर्की अनातोलिया का पठार से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो आप ईरान की ओर चले जा रहे हैं। ईरान में आपको मिल रहा है जाग्रोस पर्वत और एल्ब्रुस पर्वत, इसके बीच में आपको दिखेगा ईरान का पठार, ईरान का पठार। तो ईरान का पठार कहाँ तक जा रहा है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ अफगानिस्तान तक जा रहा है। शुष्क पठार है, बहुत सारे धात्विक अयस्क मिल रहे हैं यहाँ पे, साथ साथ में गैसें मिलती हैं, प्राकृतिक तेल मिलते हैं, अर्थात नेचुरल तेल और गैस भी मिल रहे हैं ईरान के पठार में। और शुष्क पठार है, ठीक है। शुष्क कौन सा क्षेत्र है, मिडिल ईस्ट पूरा शुष्क है। अगर मैं बात करूँ ऐसे करके एक मैप से, ये वाला जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई देता है, ये इलाका शुष्क है। शुष्क जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, जल की बहुत कमी है। तो वर्षा कम होने के कारण किस तरीके का यहाँ पे स्टाइल होता है तो बोलेंगे कि लाइफ स्टाइल, खाना बदोश टाइप से जो लोग रहते थे प्राचीन काल में, तो वहाँ पे ऊंट पाल रहे हैं, भेड़, बकरी, और मूव करते हैं, अर्थात चलवासी होते हैं, अपने ऊंट भेड़ बकरी को लेके चलवासी करते हैं। हमेशा शुष्क इलाके में, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में होता है। जो पूरा पश्चिम एशिया है, जिसमें अरब का पेनिनसुला, ये पूरा इलाका जिसमें ईरान भी शामिल है, ये शुष्क है पूरा। लेकिन किस चीज से संपन्न है, ये वाला पूरा इलाका देखेंगे आप तो प्राकृतिक गैस और तेल, तेल और गैस से
संपन्न है। रिजल्ट ये है कि इनका डेवलपमेंट इसी पे आधारित है, तेल और गैस पे आधारित इनकी इकोनॉमिक्स है। बहुत पैसा कमाए, खासकर खाड़ी के देश, फारस की खाड़ी हम तेल से संपन्न है। तो पूरा क्षेत्र कतर और कुवैत, इराक, ईरान और इसके साथ सऊदी अरब, यूएई, तो प्राकृतिक तेल और गैस का भंडार है। नेचुरल डिपॉजिट अलग अलग जगह मिलते हैं, विशेष रूप से फास्फेट मिल जा रहे हैं, फास्फेट ये जरूर मिलते हैं। बाकी जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है चाइना का पोर्शन, ये बड़ा, ये तो पर्वत क्षेत्र है, माउंटेन है, यहाँ ही वर्षा कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे ठंडा जलवायु है। यहाँ भी ऊँट ना पाल के भेड़ और बकरी का पालन होता है। और किस तरीके की खेती होगी, तो प्राकृतिक खेती होती है, जो हिल स्टेशन बनते हैं, अर्थात पर्वत खेती होती है। तो बहुत तरीके के फल मिलेंगे यहाँ पे, अलग अलग प्रकार के फलों का उत्पादन होता है, जिसमें सेंट्रल एशिया विशेष रूप से। बारिश वाला कौन सा क्षेत्र है, पूरा बारिश वर्षा वाला है, आर्द्र है, जिसमें भारत है और आसियान कंट्री या फिर पूर्वी एशिया। तो ये आर्द्र है दोनों क्षेत्र, बाकी ये दोनों क्षेत्र शुष्क के पर्वत क्षेत्र है। तो ये शुष्क मरुस्थल क्षेत्र वाले इलाके हैं। अब एक पठार छूट रहा है, भारत का पठार। भारत में भी पठार है, उसे बोला जाता है दक्कन का पठार। दक्षिण में जो पेनिनसुला है, भारतीय प्रायद्वीप, भारत का जो प्रायद्वीप है एक्चुअली पूरा पठार है। दक्कन का पठार, इसमें बहुत सारे पठार मिलेंगे आपको। कौन कौन से पठार मिलते हैं, तो दक्कन का पठार है, कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है, आगे बढ़ेंगे तो मेघालय का पठार है, महाराष्ट्र में है दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार कर्नाटक में, तेलंगाना में तेलंगाना का पठार। जब भारत की मैपिंग होगी तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। बस आपको याद रखना है कि भारत में भी पठार है। अगर सीक्वेंस क्रम देगा तो सबसे पहले दक्कन का पठार, सेकेंड नंबर पे तिब्बत का पठार, थर्ड नंबर पे क्या बोलेंगे तो आप सांग का पठार लेंगे, फोर्थ नंबर पे लेंगे तो सियाम का पठार, फिफ्थ नंबर पे लेंगे यूनान का पठार और चीन का उस साइड। ये सीक्वेंस है, पहला स्टार्ट करना है तो दक्कन का पठार से स्टार्ट होगा। और इससे भी स्टार्ट करना पहले तो अनातोलिया का पठार, फिर ईरान का पठार, और अरब पेनिनसुला में भी पठार है, लेकिन कुछ विशेष नहीं है। अरब प्रायद्वीप अलग से थोड़ा सा बताऊंगा जब प्रायद्वीप का पढ़ाऊंगा। तो बस यही है इम्पोर्टेंट पठार। नदिया का उद्गम जो है नदी वाले तंत्र में देख लेंगे हम लोग एशिया का। बस यही है, बने रहिए टू डू आइस में। आज के लिए बस इतना ही।